Good morning. Today we start overhead and chapter name is overhead cost control. You know about what is the overhead. Overhead is equal to total indirect expenses which are incurred in प्रोडक्शन। एक कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन जब निर्माण किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार के खर्चे होते हैं। ये खर्चे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रेंट हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, सैलरी हुआ, लाइट हुआ, टेलीफोन एक्सपेंसेज हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेज हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे खर्चे हैं जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और ओवरहेड का क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है वह 4 तरीके का दिया हुआ है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, फंक्शनल ओवरहेड, फिर वेरिएबिलिटी ओवरहेड, कंट्रोलेबिलिटी ओवरहेड और नॉर्मलेसी ओवरहेड। तो सबसे पहले आपके फंक्शनल ओवरहेड में 3 टाइप दिए हुए हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड वे ओवरहेड है या वे खर्चे हैं जो फैक्ट्री से संबंधित हैं, और ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वो हैं जो ऑफिस से संबंधित हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी ओवरहेड होते हैं वह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाते हैं। ये चीज़ मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझा दिए, और नेक्स्ट पेज पर इसके विभिन्न पॉइंट दिए हुए हैं कि फैक्ट्री के संबंधित कौन से खर्चे होते हैं, ऑफिस से संबंधित कौन से खर्चे होते हैं, और सेलिंग से संबंधित कौन से खर्चे होते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपको दे रहा है वेरिएबिलिटी ओवरहेड। वेरिएबिलिटी ओवरहेड में आपका पहला है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का मीनिंग होता है कि जो ओवरहेड कांस्टेंट हो, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे हमारा उत्पादन घटे चाहे बढ़े, चाहे उत्पादन हमारा बिल्कुल बंद हो जाए या उत्पादन कंटिन्यू है। मतलब किसी भी पोजीशन में या किसी भी स्तर पर उत्पादन की स्थिति हो लेकिन खर्चों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हमने कोई फैक्ट्री ली है और उसका 1 लाख रुपए किराया है, तो फैक्ट्री में किसी दिन उत्पादन होता है, नहीं होता है, किसी महीने होता है, नहीं होता है, किसी महीने ज़्यादा होता है, किसी महीने कम होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें 1 लाख रुपए वर्ष भर के किराया देना पड़ेगा, तो इसको अपन कहेंगे कांस्टेंट ओवरहेड या फिक्स्ड ओवरहेड। सेकेंड है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का मीनिंग होता है जो उत्पादन के अनुपात में बढ़ता जाए या घटता जाए। अर्थात यदि हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, और उत्पादन घटाते हैं तो ये खर्चा कम हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि हम किसी सीविंग कंपनी की बात करें, वहाँ पर जो टेक्सटाइल दे करके कपड़े सिलवाए जाते हैं, तो प्रति इकाई यदि हम सीविंग देखें तो वह सीविंग यदि प्रति इकाई है तो हम यदि इकाइयाँ को कम सिलवाएंगे तो कम खर्चा लगेगा, ज़्यादा सिलवाएंगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो इस प्रकार से जो खर्चा आता है वह वेरिएबल एक्सपेंसेस कहलाता है। सेमी वेरिएबल का मीनिंग होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक लिमिट तक तो स्थिर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा उत्पादन एक लिमिट से बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में हमारे खर्चे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वह एक परिस्थिति तक तो सीमित रहते हैं, मतलब फिक्स्ड रहते हैं, और उस परिस्थिति को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो वह खर्चा वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए उसको सेमी वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं। फिर कंट्रोलेबिलिटी ओवरहेड में आपको दे रहा है कि कंट्रोलेबल, चूँकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये पहले बता चुके हैं कि आज जो हमने किसी भी वस्तु के निर्माण के संबंध में मैनेजरियल डिसीजन लिया है, तो वह डिसीजन जो अप्लाई होगा या कंप्लीट होगा वह 6 महीने के बाद होता है। क्योंकि वस्तु का निर्माण अगर 10,000 इकाइयाँ करनी है तो 10,000 इकाइयाँ आज की आज या एक हफ्ते में नहीं हो सकती, वो 5 महीने, 4 महीने या 1 वर्ष लग जाता है। तो हमने जो खर्चे डिसाइड किए थे, अगर वह कंट्रोल के अंतर्गत है तो वह कंट्रोलेबल ओवरहेड कहलाएंगे, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो जो अनकंट्रोलेबल खर्चे होते हैं वह अनकंट्रोलेबल ओवरहेड कहलाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट नॉर्मलेसी माना कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जो होने ही चाहिए, जो स्वाभाविक तौर पे होते हैं, जो बाय नेचर होते हैं, उनको नॉर्मल एक्सपेंसेज कहते हैं। जैसे रेंट हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, सैलरी हुई, ये नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो माल आ रहा है और उस माल के संबंध में कुछ पेनल्टीज ज़्यादा लग जाती हैं, या हमारा माल जो आ रहा है उसमें कोई चीज़ क्षतिग्रस्त हो जाती है, या हम ये कहें कि किसी वजह
वजह से, नेचर की वजह से, जैसे बरसात आ गई, आंधी आया, तूफान आया, उससे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो ये एबनॉर्मल सी कहलाती है। तो इस प्रकार से आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ओवरहेड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, आप अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। और अच्छा, एक आपको और ये दे रहा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अर्थात जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वह या तो मटेरियल से संबंधित होंगे या लेबर या एक्सपेंसेस से, तो उनको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, और इनकी टोटल ही आपके ओवरहेड कहलाती है। अब सेकंड पेज पे आपको फैक्ट्री ओवरहेड की मदद दी हुई है, ऑफिस ओवरहेड की मदद दी हुई है। थर्ड पेज पर आपको सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन की मदद दी हुई है। और फिर आपको ये कह रहा है कि ओवरहेड के संबंध में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और मैं जो आपको बता रही थी, वेरिएबिलिटी के आधार पर आपके ओवरहेड फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स का मैंने आपको बताया था कांस्टेंट ही रहते हैं, अर्थात यदि हम 10,000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और 40,000 रुपये फिक्स ओवरहेड प्रत्येक महीने का है, तो आपके 40,000 पर एक सीधी लाइन बन जाएगी। और वेरिएबल ओवरहेड जो कि आप उत्पादन के अनुसार आपका बढ़ता जाता है या उत्पादन के अनुसार कम होता है। तो यदि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है तो आप आउटपुट के आधार पर देख लें, तो आपकी ये जो लाइन होगी रेज होती जाएगी और ऊपर तक जाएगी। और इसके बाद में सेमी वेरिएबल एक निश्चित सीमा तक फिक्स होते हैं, लेकिन फिर परिवर्तित हो जाते हैं। तो पहले आप देखिए, पहला कुछ उत्पादक अंक सीमित दिखाया है, सीधी लाइन दिखाई है, फिर बढ़ गए हैं, फिर सीधे दिखाए। तो इस प्रकार से आपको ये आप ग्राफ भी प्रेजेंट कर सकती हैं। इसके बाद में आप लोगों को दे रहा है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन का मीनिंग होता है कि कभी कभी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी मशीन के ऊपर डायरेक्ट खर्च किए जाते हैं, या हम ये कहें एलोकेशन का अर्थ होता है कि ऐसे खर्चे जो कि किसी भी कॉस्ट सेंटर पर या किसी भी प्लांट सेंटर पर हम प्रत्यक्ष रूप से खर्च कर सकते हैं, तो उसे हम एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। अर्थात इन खर्चों में बंटवारा नहीं होता है। अर्थात जैसे मैं ये कहूँ कि किसी फैक्ट्री के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट है, और पहली वाली जो डिपार्टमेंट है उसका जो मीटर है, लाइट का मीटर, वह अलग लगा हुआ है, दूसरी का अलग लगा हुआ है, तीसरी का अलग है। तो जो लाइट एक्सपेंसेज आएगा वह ए डिपार्टमेंट का अलग आएगा, बी का अलग आएगा, सी का अलग आएगा, तो इसको हम कहेंगे एलोकेशन। इसी प्रकार से यदि ए डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, वह बी डिपार्टमेंट को नहीं देखता, बी वाला सी को नहीं देखता और सी वाला ए बी को भी नहीं देखता, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर अलग दिया हुआ है, तो उनकी जो सैलरी होगी उसको एलोकेशन कहेंगे। तो एलोकेशन का अर्थ होता है जो जैसे इसमें दिया हुआ भी है, आप लोग लाइन पढ़ के देख सकती हैं। सर्टेन आइटम्स ऑफ ओवरहेड कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। आप ये देखिए कि किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी कॉस्ट सेंटर का जो डायरेक्ट हम खर्चा बता सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एलोकेशन। फिर आपको कह रहा है एप्रोप्रिएशनमेंट ऑफ ओवरहेड। एप्रोप्रिएशनमेंट का अर्थ होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सामूहिक होते हैं। सामूहिक माना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे लाइट का हम अलग अलग मीटर नहीं लगाएं और पूरी बिल्डिंग में या पूरी फैक्ट्री में एक ही हो, तो हमें जो लाइट का एक्सपेंसेज होगा तीनों डिपार्टमेंट में किसी न किसी आधार पर बांटना पड़ेगा। ये जो बांटने की चलन होता है उसी को हम एप्रोप्रिएशनमेंट या अनुवाजन हिंदी में कहते हैं। और इसी प्रकार से जैसे पूरी फैक्ट्री का किराया 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख में हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, एक ऑफिस है और एक कैंटीन है, तो 5 हिस्सें हैं, पाँचों के आधार पर आपका रेंट का बंटवारा किया जाएगा। तो जब तो जब हम किसी खर्चे को किसी निश्चित आधार पर बंटन करते हैं या बांटते हैं तो उसको अनुवाजन कहते हैं या एप्रोचमेंट कहते हैं। अब आप देखिए कि आपके ये दे रहा है बेसिस ऑफ प्राइमरी अप्रोचमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड किस प्रकार से बांटे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। यदि आपके जैसे इंश्योरेंस ऑफ
कैपिटल दिया हुआ है, या डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दे रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग दे रहा है, तो आपको कैपिटल वैल्यू के आधार पर खर्चों को बांटना है। ये बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपके प्रैक्टिकल यूज का है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया हुआ हो, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग दी हुई हो, या फिर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग दी हुई हो, तो आपको हमेशा कैपिटल वैल्यू आपको दी जाएगी, उसके आधार पर बांटना है। मैं आपको उदाहरण भी बता रही हूँ, जैसे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग दे रहा है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट दे रहा है। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट 5,000 रुपये दिए हुए हैं, और आपके 3 तरह के प्लांट हैं, और प्लांट की वैल्यू है 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो आपको जो इंश्योरेंस ऑफ प्लांट बांटना होगा वह 1:2:2 में, अर्थात 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो 5,000 का जो खर्चा हो जाएगा प्रत्येक वैल्यू के आधार पर 1,000, 2,000 और 2,000, इस प्रकार से आपको बंटन करना है। फिर आपको सेकंड पॉइंट दे रहा है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड में मतलब आपकी जैसे रेंट है, रेंट का खर्चा सामूहिक आया, तो हम किस प्रकार से तीनों डिपार्टमेंट में, कैंटीन में और ऑफिस में बांटें, तो आपका एरिया के संबंध में सूचनाएं मिलेगी, उसके आधार पर बांटना है। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग भी ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिपेयर और बिल्डिंग के संबंध में भी आपको एरिया के अंतर्गत खर्चे बांटने हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट दे रहा है डिपार्टमेंटल वेजेज। डिपार्टमेंटल वेजेज अगर आपको अलग अलग दी हुई है तब तो बहुत अच्छी है, और यदि कॉमन दी हुई है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के आधार पर आपको बांटना पड़ेगा। फिर आपको दे रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर। अगर आप लोगों को डायरेक्ट लेबर निकालनी है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है क्वेश्चन में सामूहिक रूप से, तो आप ये देखिए कि तीनों डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स कितने हैं। जैसे डायरेक्ट लेबर 1 लाख रुपए दी हुई है, और लेबर आवर्स जो दे रहा है आपको 5,000, 5,000 और 10,000। तो ए डिपार्टमेंट में 5,000, दूसरे में 5,000 और तीसरे डिपार्टमेंट में 10,000। ये घंटे दिए हुए हैं, और आपको 1 लाख का बंटन करना है। तो हमारा अनुपात हो जाएगा 1, 1 और 2, तो 4 हो गया। 4 से 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा अमाउंट आ जाएगा ए डिपार्टमेंट के लिए 25,000, बी के लिए 25,000 और सी के लिए 50,000। और इसी प्रकार से मशीन आवर वर्क के संबंध में भी खर्चे दिए जाएंगे, और मशीन आवर वर्क के संबंध में जो खर्चे मिलते हैं उनका बंटवारा जो किया जाना है वह पावर का हो सकता है, जर्नल एक्सपेंस, जर्नल ओवरहेड का हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके संबंध में कोई खर्चे हैं, तो पावर हाउस के संबंध में खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित खर्चे हैं या पावर हाउस से संबंधित खर्चे हैं, तो वह किलोवाट आवर्स में बांटे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको खर्चे बांटने। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा रही हूँ आपको ये दिया हुआ भी है एक नेक्स्ट पेज पर, बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट जो खर्चे हैं वह किस आधार पे बांटे जाने हैं, और आपका एक क्वेश्चन भी है, मैं करवा रही हूँ आपको। ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया हुआ है, और इसमें दे रहा है आपको एन इंजन कंसर्न इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स ए बी सी आर प्रोडक्टिंग डिपार्टमेंट एंड डी इज द सर्विंग डिपार्टमेंट। द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड एज फॉलो। आपको ये कह रहा है कि ए बी सी 3 तो आपके प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, और जो डी है वह सर्विस डिपार्टमेंट है। तो 4 प्रकार की डिपार्टमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आप ध्यान रखिएगा अनुभाजन करने के लिए दिए। खर्चा तो आपको एक ही मिलेगा, जैसे आपको रेंट दिया 2,000, अब 2,000 को आपको एरिया ऑक्यूपाइड में बांटने हैं, तो आपके चारों डिपार्टमेंट के संबंध में आपको स्क्वायर फीट, एरिया यानी स्क्वायर फीट दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको खर्चे बांटने हैं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रही हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपको सबसे पहले खर्चा दे रहा है रेंट। रेंट किस पे बांटा जाएगा? एरिया ऑक्यूपाइड पर, और इसको 2,000 को आप बांटेंगी तो 15:11:9:5 में। फिर आपको दे रहा है रिपेयर टू प्लांट। रिपेयर टू प्लांट जो दिया हुआ है, तो मैंने अभी बताया था अगर प्लांट की वैल्यू दी हुई है तो प्लांट की वैल्यू के आधार पे, तो इस क्वेश्चन में प्लांट की वैल्यू दी हुई है 24,000, 18,000, 12,000 और 6,000। तो आपको 1,200 रुपये जो बांटने हैं वह आप 24, 18, 12 और 6 के अनुपात में बांटेंगे। इनको और शॉर्ट अप कर दीजिए तो 4, 3, 2 और 1 अनुपात में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे खर्चे बांट के और टोटल आपको निकालना है। टोटल आपके ओवरहेड आ जाएंगे, जैसे पहले वाले में दे रहा है ए डिपार्टमेंट में 120, सॉरी
पहले वाले डिपार्टमेंट में दे रहा है 4,430, दूसरे में 3,220 और तीसरे में 2,270। और अब आपको जो डी डिपार्टमेंट का 1,080 है उसको बांटने के लिए कहा गया है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट एक तरह से ऑफिस है। ऑफिस क्या करता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उनकी सहायता करता है, मतलब उनके लेटर को डिस्पैच करना, लेटर रिसीव करना या कम्युनिकेशन करना। तो इस प्रकार का तो ये खर्चे वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटे जाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है कि डी डिपार्टमेंट के खर्चे 4-3-3 में बांटे जाएँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1,080 को 4-3-3 में बांटने पर फिर ए, बी और सी में जुड़ जाएंगे और टोटल ओवरहेड आपके 11,000 हैं, लेकिन ए डिपार्टमेंट के 4,862, बी के 3,544 और सी के 2,594। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। हालांकि एक क्वेश्चन और है इसमें, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवा रही हूँ। थैंक यू।